जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग का मैराथन सीरीज का जो क्लास चल रहा है जीटीए का, आज उसका दूसरा क्लास रहेगा। ठीक है, आज भी क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, सिंपल सिंपल ही क्वेश्चन रहेगा। लेकिन जो आपका तीसरा मैराथन आएगा उसमें क्वेश्चन थोड़ा हार्ड रहेगा, फिर चौथा में क्वेश्चन उससे हार्ड रहेगा, और पाँचवा और छठवें मैराथन में क्वेश्चन डबल लाइन ट्रिपल लाइन के एकदम कंसेप्चुअल रहेंगे जो जीटीए का पेपर में आया था। तो हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। पहले में थोड़ा सिंपल था, आज थोड़ा सा टफ रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा टफ रहेगा, मॉडरेट टू हार्ड हम लोग पहले ही लिख दिए हैं कि ताकि आपको दिक्कत ज़्यादा ना हो। और उसके बाद थोड़ा हार्ड हार्ड करते जाएंगे और फिर उसके बाद एकदम एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन करेंगे। इसीलिए अभी स्टार्ट 1 से करिए, आगे बढ़िए। उससे पहले छोटा सा अपडेट, आपको टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो सभी टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम पे देखिए डेली के आपको सुबह करंट अफेयर, फिर क्यूज, उसके बाद क्यूज और उसके बाद क्यूज। यह डेली करंट अफेयर, यह डेली हम लोग का टेलीग्राम का फ्लो चार्ट है कि डेली आपको इतना मिलता है। सुबह 7 बजे करंट अफेयर मिलता है, फिर 9 बजे क्यूज मिलता है, फिर 2 बजे क्यूज मिलता है और आपके सुंडा सर की जो बुक है उसका, और फिर आपको फिर 5 बजे क्यूज मिलता है अरुण कत्या सर की जो बुक है उसके हिसाब से। दिन भर में आपको इतने वहाँ मिलते हैं। उम्मीद है आप सब ज्वाइन करेंगे और अपनी स्पीड को और बूस्ट करेंगे। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि यूपी स्पेशल और कंप्यूटर क्लासेस के भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल रखे गए हैं। और साथ में आपको एक बात याद रखिए, हर एक क्वेश्चन में बाकी ऑप्शन को भी आप लोग समझते जाइएगा, ताकि आप 100 क्वेश्चन का आप मैराथन करें तो आपका 400 क्वेश्चन तैयार हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, गेहूं की बुआई क्या है, गेहूं की बुआई के लिए CRI स्टेज क्राउन रूट क्या होता है। जब आप गेहूं बोते हो, ठीक है, तो उसके बाद जो पहली रूट निकलती है तो उसके बाद जो इस तरह से रूट हो जाती है जो क्राउन नुमा होती है, उसे बोलते हैं CRI क्राउन रूट इनिशिएशन की अवस्था सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस अवस्था में बुआई के कितने दिन बाद आती है, तो यह कितने दिनों बाद आती है सबको पता है, वो 21 डेज। गेहूं में 5 से 6 पानी भरने के लिए कहा जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशल टाइम कौन होता है, यह होता है 21 डेज पे, CRI स्टेज पे। उसके आगे समझते हैं CRI स्टेज में अगर आपके पास सिर्फ एक पानी हो तो CRI पे करोगे, ठीक है। और अगर एक और पानी आपको हो तो 40 से 45 दिन पे। इस समय क्या होता है, इसमें टिलरिंग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें टिलरिंग होता है, कल्ले फूटने लगते हैं। टिलरिंग मतलब समझते हो ना, जो ऐसे ऐसे कल्ले फूटने लगते हैं, तो टिलरिंग स्टेज होता है। ये 2 पानी हो, एक इस समय और एक इस समय पानी दोगे। चलो अगला देखते हैं। खरपतवार है और उस उस वीड को नष्ट करने के लिए कौन कौन सी हम लोग वीडिसाइड का यूज करते हैं, हर्बिसाइड का यूज करते हैं। चलिए, पहला क्या है, चौड़ी पत्ती खरपतवार। दूसरा है मोथा, साइप्रस रोटुंडस जिसे बोलते हैं। तीसरा है जंगली जई। चौथा है रोपी धान का खरपतवार। ठीक है, चलो इन सब के लिए मैच करो। देखो चौड़ी पत्ती के लिए सबको पता है 2,4-D होता है, ठीक है। और जो मोथा होता है उसके लिए ग्लाइसोफेट का यूज करते हैं। और जो आपका तीसरा क्या है, जंगली जई के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइसोप्रोट्रांग का यूज करते हैं। और चौथा क्या है आपका, रोपी धान खरपतवार है, इसके लिए ब्यूटाक्लोर मचेटी, नाम सुना होगा ना, मचेटी। मचेटी के नाम से बिकता है मार्केट में खूब मचेटी। ब्यूटाक्लोर भी लिखा रहता है डब्बा पे, मचेटी आता है। तो इन सब को यूज करते हैं। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका ऑप्शन मैच कर रहा है ए। आगे पूसा स्नोबॉल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, किसका है, फूल गोभी का है। ठीक है, किसका है, फूल गोभी का है। देखो इसका क्या नाम है, पूसा स्नोबॉल K1 कहते हैं इसको, K1 कहते हैं, पूसा स्नोबॉल K1 कहते हैं। यह फूल गोभी की पछेती किस्म है। यह फूल जो कहता है बर्फ जैसा सफ़ेद होता है, ठोस होता है, इसलिए हम लोग स्नोबॉल कहते हैं, समझे। और पूसा ड्रम हेड जो होता है, वह जो होता है वह फूल गोभी, अरे पत्ता गोभी किस्म होती है। जो ड्रम हेड लिखा था, पूसा ड्रम हेड, वो पत्ता गोभी की है, कैबेज की है। लेकिन अगर पूसा स्नोबॉल की बात करें तो वो फूल गोभी की है। गन्ने में बंसी टाप का विकार किस वजह से होता है, तो आप सबको पता है, टॉप बोरर, टॉप बोरर की वजह से होता है। ठीक है, टॉप बोरर को क्या बोलते हैं, स्कायरोफोरा एक्सपेरेटिटिस। ठीक है, और ये गन्ने के ऊपरी हिस्से को छेदता है, जैसे ये स्टॉक हो गया गन्ने का, तो इसके ऊपरी स्टेज पर ये छेदता है, और जिससे नई पत्तियां नहीं निकल पाती हैं और गुच्छे जैसा रूप ले लेता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बंसी टॉप कहते हैं। पायरिलिया, गन्ने का लीफ हॉपर जो होता है, पायरिलिया सुना, पायरिलिया जो होता है यह क्या करता है, जो पन्ने, जो गन्ना होता है उसमें रस चूसता है। ठीक है, गन्ने का जो है रस चूसता है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइमेट्रिक श्रेणी में फैलाता है जिसको तोड़ने के बाद पकाया जा सकता है। अच्छा, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक के बारे में सुनो। जो भी क्लाइमेट्रिक होता है
और एक होता है नॉन क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक वो होता है जो तोड़ने के बाद पक नहीं सकते हैं, तोड़ दिए उसके बाद वो पकेंगे नहीं। क्लाइमेट्रिक जो तोड़ने के बाद ही पकते हैं, खास उसमें मीठे फल आते हैं, समझे। क्लाइमेट्रिक में आपके कौन कौन से आते हैं, ज़्यादा आम आता है, केला आता है, पपीता आता है। देखो आम तोड़ के लाओगे कुछ दिनों के बाद वो पकने लगता है और पक जाता है। केला तोड़ के लाओगे हरा रहता है, पीला हो जाता है, देखो ना। उसी तरह से आप पपीता लेके आओ, हरा रहता है, वो पीला हो जाता है, ठीक है। और अगला क्या है, नॉन क्लाइमेट्रिक। नॉन क्लाइमेट्रिक में वो आते हैं जो खट्टे फल होते हैं, मतलब ट्रिक है, इसको रट्टा मत मान लें, ये ट्रिक है। नॉन क्लाइमेट्रिक में कौन आते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, जैसे होता है नींबू, अंगूर, ठीक है, अनार, ये सब नॉन क्लाइमेट्रिक है। यह पेड़ पर ही पकते हैं, इसको तोड़ दोगे तो पकेंगे नहीं। देखो तुम अंगूर लाओगे हरा हरा रह जाता है, देखो नहीं होते हो। नींबू पीला लाओ, पीला पीला रहता है। हरा लाओ, हरा हरा का हरा रहता है, खराब हो जाता है फिर। चलो, दलहनी फसलों में बीज उपचार का सही क्रम क्या है। यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, दलहनी फसलों में बीज का सही उपचार क्या है। तो सबसे पहले क्या यूज करते हैं, कवकनाशी यूज करते हैं, उसके बाद कीटनाशक यूज करते हैं, फिर राइजोबियम कल्चर करते हैं, ठीक है, उसके बाद राइजोबियम कल्चर करते हैं। अब समझो, पहले तुमने राइजोबियम कल्चर कर दिया, उसके बाद तुमने कवकनाशी ना दी। अब राइजोबियम तो कवक ही है ना, तो उसके बाद ना होगे तो ये इसको नष्ट कर देगा। जब इसको नष्ट कर देगा तो तुम्हारे अंदर राइजोबियम का जो वो गांठ बनता है, वो गांठ कैसे बनेगा। तो सबसे लास्ट में उनको राइजोबियम कल्चर करते हैं, सबसे अच्छा टिक था। देखो इस समय लास्ट में राइजोबियम यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, ठीक है, तो इसलिए ये भी आंसर ऑप्शन हो गया। सीधा ऐसे टिक टिक किया करो। ब्लाइंड होइंग किसमें की जाती है, सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, ब्लाइंड होइंग किसमें की जाती है। सबसे सीधा आंसर गन्ना में। किसमें की जाती है, गन्ने में की जाती है, ठीक है। ब्लाइंड होइंग किसमें की जाती है, गन्ने में की जाती है। चलो एक मिनट रुक जाओ। अब ठीक है, ब्लाइंड होइंग किसमें की जाती है, गन्ने में की जाती है। चलो अब ब्लाइंड होइंग के बारे में थोड़ा और समझ लो। ब्लाइंड होइंग कब की जाती है, जर्मिनेशन के 30 से 45 दिन के समय में, याद रखना 30 से 45 दिन के समय में की जाती है। जब बीच में खरपतवार उग जाते हैं और पपड़ी बन जाती है तब। अंकुरण से पहले गुड़ाई को ब्लाइंड होइंग कहते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, सॉरी। अंकुरण से पहले की गई गुड़ाई को क्या कहते हैं, ब्लाइंड होइंग कहते हैं। गन्ना बुआई के बाद 30 से 45 दिन लेता है क्या होने में, गन्ना बोने में। ये तो देखा होगा आपने ना, कि ऐसे आज आपने गन्ना लगा दिया खेत में, तो यह नहीं होता कि 2 दिन में गन्ने के ऊपर निकलने स्टॉक्स हो जाएंगे। गन्ना अंकुरण करने में कितना समय लगता है, 30 से 45 दिन में। तो इसी बीच में हम लोग क्या करते हैं कि जो गुड़ाई करते हैं उसे हम लोग कहते हैं ब्लाइंड होइंग कहते हैं, ताकि जो खरपतवार है उसको नष्ट किया जा सके। धान की नर्सरी तैयार करने के लिए डेपोंग मेथड, ठीक है। डेपोंग मेथड, पहले ये जान लो डेपोंग मेथड कहाँ से आया है। ये आया है फिलीपींस से आया है। कहाँ से आया है, ये आया है फिलीपींस से आया है। इसमें क्या करते हैं, मैट नर्सरी से करते हैं। इसमें क्या करते हैं, बिना मिट्टी का कोई मैट ले लो, मैट ले लो, उस पर धान को छिड़क के पानी डाल के छिड़कते हैं और इसी पे धान को उगाते हैं। इसमें पौधा जो है 11 से 14 दिन में तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी, 11 से 14। DAS बोलते हैं, DAS का मतलब क्या होता है, डे आफ्टर सोइंग, डे आफ्टर सोइंग, ठीक है। तो 11 से 14 दिन में यह तैयार हो जाता है। बता दिए कि इसमें हम लोग मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं इसकी नर्सरी उगाने के लिए। यह फिलीपींस से आई हुई है, यह बहुत जल्दी होती है और सामान्य क्यारियों में 20 से 21 दिन लगता है। SRI एक होता है, SRI होता है, इसमें कितना लगता है, 10 से 12 दिन। दोनों में अंतर जानना, डेपोंग में कितना लगता है, 11-14 दिन। SRI में कितना लगता है, 10 से 12 दिन, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। SRI गीली क्यारियाँ होती हैं, इसको बोलते हैं। मूंगफली में पैगिंग अवस्था की बुआई के कितने दिनों बाद शुरू होती है, ठीक है, 55 दिन बाद। पैगिंग में क्या होता है, इस तरह से तुम्हारा मूंगफली हो गया, तो जब फूलने लगता है ना तो उसमें से सूजा निकलता है और वो मिट्टी के अंदर उसकी सूजा जाती है और उसी में फिर उसके बाद वह जो आपका मूंगफली है, जो क्या बोलते हैं उसको हम, पेग, पेग उसे बोलते हैं, पेग सुइयाँ उसको, तो उसका ज़मीन के अंदर जाना, तो उसी को क्या बोलते हैं, पेगिंग करना। जैसे तुमने मूंगफली का लगा दिया ना, तो उसके जो फूल है उसके अंदर से जो पेग निकलते हैं, जब जमीन के अंदर जाते हैं, इसी को बोलते हैं पेगिंग करना, ठीक है। एक तरह से इसकी वजह से हम लोग मानते हैं कि अब मिट्टी चढ़ाना चाहिए, इसे अर्थिंग अप का काम करते हैं, ठीक है। नेशनल हार्टिकल्चर मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय में शुरुआत हुई थी, 10वीं में। किसमें, 10वीं में। 6वीं में क्या हुआ था, नाबार्ड आया था। 6वीं में क्या आया था, नाबार्ड आया था, ओके। और 4वीं में आपका क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन था। क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन था, याद रखना, इसे याद रखना।
नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आया किस समय था? 2005 में। ये 10वीं पंचवर्षीय योजना, 2002 से 2007 के बीच में 10वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसी बीच में इसको हम लोगों ने चालू किया था। चलिए, कैमल क्रॉप किससे बोलते हैं? सोरगम को बोलते हैं, सब जानते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह सूखे की स्थिति में अपनी वृद्धि को रोक लेता है, पानी मिलने पर फिर से बढ़ने लगता है। ये कैमल तरह काम करता है। जैसे मान लो पानी कम मिल रहा है तो ये अपनी जो स्पीड बढ़ने की वो रोक लेगा, क्योंकि बढ़ते समय पानी बहुत चाहिए तो रोक लेगा। अब फिर जब पानी मिलेगी ना तो ये अपने आप को फिर बढ़ाना नहीं लगेगा। ये ऊँट की तरह काम करता है। जैसे ऊँट को पानी दो तो अपने पानी को कुछ पीता फिर स्टोर कर लेता है। फलों की जैली बदलने के लिए जो इंड पॉइंट होता है, अंतिम बिंदु होता है, उसका तापमान कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 105.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 105.5। अच्छा, जैली में कितना चाहिए आपको? 65% TSS। जैम में कितना चाहिए? 68% चाहिए TSS। जैली के लिए कौन फेमस है? ये भी पूछता है, जैली के लिए कौन फेमस है और जैम के लिए कौन फेमस है? तो जैम के लिए देखो फेमस है एप्पल, और जैली के लिए फेमस है देखो गावा। ये भी याद रखते जाना, बड़ा ही बार पूछता है, ठीक है। और अगर पानी का पूछे क्वथनांक कितना होता है तो 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी कब उबलने लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जैली के लिए कितना होता है? 105 डिग्री सेल्सियस, 105.5 डिग्री सेल्सियस। सारा क्लियर हो गया। आम्रपाली के लिए कितना चाहिए? 2.5 गुणित 2.5 दूरी कितना चाहिए? आम्रपाली का स्पेसिंग, एक पेड़ दूसरे पेड़ के बीच में जो स्पेसिंग होता है, तो कितना आम्रपाली के लिए चाहिए? 2.5 × 2.5, ठीक है। ये डार्क वेराइटी है। इसके लिए क्वेश्चन पूछता है कि 1 हेक्टेयर में कितना पौधे लगा सकते हो? तो कितना आता है? 1600 आता है। कितना आता है? 1600 आता है। अब 625 भाग दे लेना, हो जाएगा अपना। 1600 आता है। दशहरी के लिए कितना होता है? 10 होता है। 10 से दशहरी, 10 से दशहरी और 10 से 10, ठीक है। दशहरी के लिए 10 होता है, आम्रपाली के लिए 2.5 होता है। अच्छा, आम्रपाली किसका क्रॉस है? ये कमेंट करके बताना आप लोग। चलो, एक कथन निष्कर्ष वाला सवाल देख लेते हैं। हाइब्रिड जो धान है उसकी बीज दर समान धान से बहुत कम होती है। संकर धान में कल्ले निकलने की क्षमता अधिक होती है। ये दोनों सही है, ठीक है, ये दोनों सही है। हाइब्रिड धान में कल्ले ज़्यादा निकलते हैं, इसलिए हम उसकी जो सीडिंग, जब हम सीडलिंग करते हैं तो थोड़ा स्पेस लगा करते हैं। सिंपल क्वेश्चन था। चलो, सल्फर युक्त अमीनो एसिड कौन सा है? ये बताओ फिर, ये बताओ। थोड़ा वो सिंपल था, नहीं बताओ तो क्या होता है? सिस्टीन एंड मेथिओनिन होता है। क्या होता है? सिस्टीन एंड मेथिओनिन होता है। ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों अमीनो एसिड हैं, याद रखना। और दलहनी फसलों में किसी कमी होती है? मिथिओनिन कमी होती है। किसकी होती है? मिथिओनिन की होती है, ये भी याद रखना। टमाटर में फलों के फटना, फ्रूट कैंकिंग, सबसे फेमस क्वेश्चन। बोरान कमी, सब जानते होगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तनाव एंटी ट्रांसपीरेंट रसायन है जो पत्तियों पर परत बनाकर वाष्प उत्सर्जन को रोकता है? तो कौन सा है? कायोलिन है। कौन सा है? कायोलिन है। कौन सा है? कायोलिन है। ये पता क्या करता है? जैसे मान लो तुम्हारी ये प्लांट हो गया, तो इसके ऊपर जब तुम कैलोनी लगा दोगे ना, तो ये जो सनलाइट आएगा ये उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। जो सनलाइट आएगा उसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। तो इससे क्या होता है ना कि जो पत्ते होते हैं उनका जो वाष्पोत्सर्जन होता है वह कम हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। यह पत्तियों पर सफ़ेद परत एक बना लेता है, मतलब जो पत्ती होती है ना उसके ऊपर क्या है? एक सफ़ेद परत बनाने का। और सफ़ेद परत बना लेगा तो जो सूरज की रोशनी है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे जो तापमान रहता है कम रहता है और पानी कम उड़ता है। जब इसका तापमान गर्म कम होगा ना तो पानी भी कम उड़ेगा, ठीक है। पूसा मजेस्टी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पूसा मजेस्टी पपीता का है, बड़ा ही फेमस पपीते का गाइनोडायोनिसियस वैरायटी है। आप डायोसियस, गाइनोडायोनिसियस, हर्माफ्रोडाइट, ये सब अलग अलग होता है। इस सब के बारे में अपने फिजियोलॉजी उसमें पढ़ेंगे, जो भी टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड उसमें पढ़ेंगे। अभी आप ये जान लीजिए, पूसा मजेस्टी पपीता का वैरायटी है। और पपीता का ये कैसा वैरायटी है? एक गाइनोडायोनिसियस वैरायटी है। इससे पपेन बहुत अच्छा निकाला जाता है। भिंडी में YVMV एलोवेन मोजेक वायरस का वेक्टर कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगभग सभी एलोवेन मोजेक वायरस का जो होता है वाइट फ्लाई होता है, सफ़ेद मक्खी होता है, ठीक है। चलिए, प्याज में तीखापन किस रासायनिक कारण होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। आज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं रखें, क्योंकि बहुत टफ रखने से आप लोग को ये होगा कि सिर्फ टफ ही क्वेश्चन है, तो मिलता जुलता रहेगा। ये जैसे टफ है, इसके बाद थोड़ा और हार्ड करेंगे, उसके बाद हार्ड करेंगे, उसके बाद दम हार्ड करेंगे, थोड़ा स्टेज बाई स्टेज करेंगे, ठीक है। तो प्याज में तीखापन किससे होता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड की वजह से होता है। अच्छा, ये होता है, कैसा होता है? ये सल्फर का यौगिक होता है। कैसा होता है? सल्फर की यौगिक होता है। अगर टफ क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड किसका यौगिक है? तो सल्फर का यौगिक है। यहाँ सल्फर लगा है ना, यह पूछ देगा। और पूछेगा कि जैसे मिर्च में किस केस होता है? तो कैप्साइन केस होता है।
ठीक है। और कि कुकुरबिटेसी में किसके वजह से होता है, जो जैसे खीरा हो गया तो उसमें होता है कुकुरबिटेसीन से, कुकुरबिटेसीन से, ये कुकुरबिटेसीन से किसमें होता है, सबका बताते ही हैं। देखो प्याज में क्या होता है, डाइसल्फाइड्स होता है। कैप्सिन किससे होता है, मिर्च में होता है। कुकुरबिटेसीन किसमें होता है, कुकुरबिटेसी फैमिली में होता है, जैसे खीरा हो गया। और सोलेनिन किसमें होता है, आलू में होता है। आलू में हरा हरापन हो जाता है ना, सोलेनिन होता है। चलो आगे समझो। लेकिन इसमें कौन सा फैमिली सही सम्मिलित नहीं है, गाजर का अम्बिलीफेरी, सरसों का क्रूसीफेरी सही है, शकरकंद का सोलेनेसी आपका यही गलत हो गया, कपास का मालवेसी सही है। देखो सोलेनेसी किसका होता है, बैगन का होता है, मिर्च का होता है, आलू का होता है, ठीक है। तो शकरकंद का फिर क्या होता है यह भी बताओ, उसका होता है कौन बोलबुलेसी, ठीक है, कौन बोलबुलेसी होता है इसका, शकरकंद का। समझ गया। चलो आगे देखते हैं। बीजों की जीवन क्षमता, वायबिलिटी ज्ञात करने के लिए कौन सा करते हैं, टेट्राजोलियम टेस्ट बहुत फेमस है। कुछ लोग इसको जेनेटिक प्योरिटी भी मार देते हैं। देखो जेनेटिक प्योरिटी के लिए नहीं, बीजों की जीवन क्षमता चेक करने के लिए टेट्राजोलियम टेस्ट का यूज करते हैं। इसमें देखो होता क्या है, एक हम लोग रसायन लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, टेट्राजोलियम जो 235 टेट्रा फिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसमें जीवित अगर रहेगा तो उसका जो लाल, उसका जो भ्रूण है उसका रंग क्या सा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ये सबसे तेज विधि है। रैकिंग या रटूनिंग, रटूनिंग रटूनिंग की क्रिया किस फसल संबंधित है, रटूनिंग किससे संबंधित है, रटूनिंग गन्ना, बैगन, अरहर, तूर, ठीक है, किस संबंधित है, गन्ना, बैगन, अरहर, तूर, इन सबसे संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। केले में सीगा टोका रोग का वाहक कौन है, केले में सीगा टोका रोग का वाहक कौन है, फंगस है, कौन है, फंगस है। और कौन सा यह जो सिगाटोका होता है, जैसे केले का पत्ता देखो उसमें काला काला, उसमें काला 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 स्पॉट पड़ जाता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है आपका सेरकोस्पोरा कवक होता है। एक सेरकोस्पोरा क्या होता है, कवक होता है, सेरकोस्पोरा, ये कवक का नाम है। इस कवक की वजह से होता है। यह क्या करता है, उपज को कम से कम 50%, कितना, 50% कम कर देता है, ठीक है। चलिए अगला है, पूसा मेघदूत लौकी की पहली किस्म है, इसे किन दो किस्मों के संकरण से तैयार किया गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका तैयार किया गया था पूसा, समर, प्रोलिख लॉन्ग और सेलेंस 2 से, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, यह जो तुम्हारी लौकी का है प्रथम हाइब्रिड किस्म है, और इसको बनाया किसने था, IARI ने। ये तुम्हारा लौकी कैसा है, लौकी का पहला हाइब्रिड किस्म है, उसको बना किसने था, IARI ने। जीन फॉर जीन थ्योरी किसने दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब जानते हैं, फ्लोर ने दिया था, ठीक है। अच्छा यह किस पे काम हुआ था, इन्होंने अलसी के रस्ट रोग पे काम करते हुए यह बताया था, ध्यान रखना जी, यह अलसी के रस्ट रोग पे काम करते हुए यह बताए थे कि हर प्रतिरोध जीन होस्ट के लिए पैथोजन में एक उग्रता का जीन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, 27 का क्या क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कौन सा है। क्या बोल रहा है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल क्या है, तो जैसे राइबोसोम जो है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। अगला, प्योर लाइन थ्योरी किस फसल पर कार्य करते हुए विकसित किया गया था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। प्योर लाइन थ्योरी किस फसल पे काम करते हुए विकसित हुआ था और किसने विकसित किया था, ये भी बताओ। तो इसको राजमा पे काम करते हुए बनाया गया था, और ये जोहानसन साहब जो थे, जोहानसन साहब 1903 में उन्होंने प्रीसेज नामक राजमा की एक किस्म थी, उस पर काम करते हुए प्योर लाइन थ्योरी थी, ये भी बताता हूँ। एक प्रीसेज नाम की एक राजमा की किस्म थी, उस पर काम करते उन्होंने बताया था। GM क्रॉप, जेनेटिक मॉडिफाई क्रॉप, सरसों की DMH11 को किसने विकसित किया था, यह बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। इसको दिल्ली विश्वविद्यालय दीपक पेंटाल ने, ठीक है, दीपक पेंटाल ने, याद रखना, दिल्ली विश्वविद्यालय ने DMH11, अच्छा DMH का फुल फॉर्म भी पूछे तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड को दीपक पेंटाल के टीम द्वारा विकसित किया गया था। यह बार्नेज या बारस्टर तकनीक पर आधारित है। अब आ गया जेनिया, एक होता है जेनिया, एक होता है मेटाजेनिया।
ठीक है, एक होता है मेटाजेनिया, दोनों याद रखना। चलो क्या पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन, गेहूं में जेनिया प्रभाव किस पर दिखाई देता है। तो आप सब जानते हैं कि जो जेनिया प्रभाव होता है वह एंडोस्पर्म पे दिखाई देता है। किस पे दिखाई देता है, एंडोस्पर्म पे दिखाई देता है। इससे क्या होता है कि जो भ्रूण होता है एंडोस्पर्म होता है कि रंग या गुण में पड़ता है, मतलब जो परागकण का प्रभाव होता है, जो परागकण होता है परागकण का प्रभाव बीज के भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म के रंग या गुण पर पड़ता है, तो उसको हम लोग जेनिया इफेक्ट कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, जेनिया इफेक्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, पादप उत्तक संवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक कौन माने जाते हैं। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। जी हैवरलैंड। कौन, जी हैवरलैंड। टिटकेल मानव द्वारा निर्मित पहली अनाज है, सबको पता है। तो ये किससे बना हुआ था, ये गेहूं और राई से बना हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। राई समझते हो, सिकेल इंग्लिश बोलते हैं, सिकेल। ये पहला मानव निर्मित क्रास है। म्यूटेशन शब्द किसने दिया था, हुगो डिवीज ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी भी दिया था, यह भी याद रखिएगा। C3 प्लांट कौन है, कौन एक C3 प्लांट नहीं है, मतलब C4 कौन है यहाँ पर है, ये बताओ। तो इसमें सबसे मोटा कौन दिख रहा है आपको है, जो मोटा होगा वो C4 आएगा। तो इसमें मोटा कौन होगा, ये एमरंथस हो जाएगा। ठीक है, देखो एमरंथस हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, गन्ना हो गया, बाजरा हो गया, ये सब C4 में आते हैं। धान हो गया, चावल हो गया, आलू हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया, ये सब किसमें आते हैं, ये सब C3 में आते हैं। याद रखना, दोनों एग्जाम्पल याद रखना। PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसने किया था। तो PCR उपयोग किसने किया था, किसके लिए किया गया था, तो डीएनए के लिए, डीएनए एम्पलीफाई करने के लिए। अच्छा इसको याद रखना, इसको कैरी मूलिस द्वारा खोजा गया था, ये भी याद रखना। ये डायरेक्ट पूछता है कि PCR किसने खोजा था, तो कैरली मूलिस द्वारा खोजा गया था। ये डीएनए, इसका काम क्या है, डीएनए की थोड़ी सी मात्रा लेकर उसको लाखों गुना बढ़ा देना, जैसे फोटोकॉपी मशीन नहीं होती है, ये समझो फोटोकॉपी मशीन है डीएनए का, समझ गए। मृदा में नाइट्रिफिकेशन प्रक्रिया किस तापमान पर सर्वोत्तम होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी है। 30 से 35, 30 से 35। इस समय जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर जो होते हैं ना, बहुत अच्छा से बहुत हाईली रूप से सक्रिय होते हैं। अगला 30 कौन है, 37। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पे कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल। कौन पाती है, एलुवियल सॉइल। कितना पाई जाती है ये भी पूछे, तो 43 से 46%। गंगा यमुना का जो भूभाग है ना, उससे ये पूरे एरिया में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्योरिंग ऑफ टबैको, देखो क्लास बहुत स्पीड से करा रहे हैं क्योंकि टफ उतना क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन टफ रहेगा तो क्लास टाइम में लेंगे, समझाने लगा रहेगा तो समझाएंगे, नहीं तो क्लास जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन मिले, आप पढ़ो आगे बढ़ो। टाइम खाने का काम इस चैनल पे होता ही नहीं है। क्योरिंग ऑफ टबैको, टबैको तंबाकू की रचाई कौन सा गुण तत्व गुणवत्ता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखो यह है पोटेशियम, समझे। पोटेशियम तंबाकू की पत्तियों को जलने पोटेशियम तंबाकू पत्तियों की जलने से जो गुणवत्ता है वो सुधरता है, और क्लोराइड क्या करता है, इसे खराब करता है। तो दोनों याद रखना। इसे तंबाकू में हम लोग KCl यानी कि MOP से बोलते हैं, उसे नहीं डालते हैं क्योंकि जो क्लोराइड होता है वो पत्तियों को खराब करता है। निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस उर्वरक जल में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। तो देखो यह है डाई में कौन है, ये होगा डाई कैल्शियम फास्फेट होगा। कौन सा होगा, डाई कैल्शियम फास्फेट होगा। अच्छा जल में घुलनशील कौन कौन होता है, SSP होता है, DSP होता है, TSP होता है। ठीक है, अम्लीय मृदा में बिल्कुल नहीं, क्षारीय मृदा के लिए लेकिन तीनों अच्छे हैं। ठीक है, ये तीनों क्षारीय मृदा के लिए अच्छे हैं। अगला अगला होता है साइट्रेट में घुलनशील कौन कौन होता है, तो डाई कैल्शियम सल्फेट होता है। ठीक है, DAP, DAP। ठीक है, यह क्या होता है, यह साइट्रेट घुलनशील अच्छा होता है। बेसिक स्लैग होता है, ये सब अम्लीय मृदा के लिए अच्छे पाए जाते हैं। अच्छा अघुलनशील कौन होता है, जैसे रॉक फास्फेट। ठीक है, ध्यान से याद रखना। SSP सबसे आम जल घुलनशील है। ओके, ध्यान रखना। एक मिनट, नहीं इसमें थोड़ा सा मिस हो गया। देखो SSP सबसे ज़्यादा घुलनशील होता है, मैं भी गाना दिया। डाई कैल्शियम फास्फेट भी अच्छा घुलनशील होता है, लेकिन सबसे अच्छा कौन होता है, SSP होता है। ठीक है,
आपका जो डीएसपी या प्रश्न क्या पूछा था आपका, कौन सा फास्फोरस उर्वरक जल में घुलनशील है, वाटर सॉल्युबल है, तो एसएसपी होगा भाई इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो गया, माफी चाहता हूँ, सी बता दिया मैं, बी होगा वो होगा। बताने में ना थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते माइंड इधर चला जाता है। इसका सी नहीं होगा, इसका बी होगा। ठीक है, डाई कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो आपका साइटेड घुलनशील के लिए बेस्ट है, ये साइटेड घुलनशील के लिए बेस्ट होता है। चलिए, मृदा की विद्युत चालकता इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की को किस इकाई में मापा जाता है। ठीक है, तो उसे उसे मापा था डेसी सीमोन्स प्रति मीटर, डेसी सीमोन्स प्रति मीटर। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या बोलते थे, महोस प्रति सेंटीमीटर कहते थे, लेकिन अब हम लोग अब जो एसआई यूनिट इसकी है, एसआई यूनिट मतलब जो इंटरनेशनल माना जाता है वो अब क्या है, डेसी सीमेंस पर मीटर होता है। ओके, ब्लैक कॉटन क्या, हाँ अगला, ब्लैक कॉटन सॉइल में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है, सबको पता है मोंटमोरियोनाइट। ठीक है, यह क्ले मिनरल पानी को बहुत सोखता है और सूखने पर सिकुड़ता है, इस जिससे काली मृदा में गहरी दरार पड़ जाती हैं, इसी इसी की वजह से हम लोग बोलते हैं स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग पॉइंट। स्वेलिंग या श्रिंकिंग समझते हो ना, मतलब पानी पाने पर फूल जाना, अब पानी सूख जाने पर एकदम चिमड़िया आ जाना, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी दर्राएँ हो जाती हैं, ऐसे ऐसे बीच बीच में बहुत बड़ी दर्राएँ हो जाती हैं, हाथ पैर चले जाओ उसमें इतना बड़ा दर्रा हो जाता है। वाटर लॉगिंग वाली मृदा में मीथेन और किस अन्य गैस अधिकता हो जाती है, जहाँ पानी भर जाता है, वाटर लॉग हो जाता है, वहाँ पर किस किस हो जाती है, तो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। ठीक है, जल भराव की स्थिति में सल्फेट का अपचयन H2S में हो जाता है। ठीक है, जो जल भराव होता है तो जो सल्फेट होता है उसका अपचयन किस में हो जाता है, H2S में हो जाता है, और जो जड़ों के लिए जहरीला हो जाता है और मीथेन भी बनाता है, ध्यान रखना ये बात। बोरान की कमी सूचक इंडिकेटर कौन सा है, बहुत बहुत बार पूछा हुआ है, सूरजमुखी है। सूरजमुखी में जो ना बोरान का कमी होता है तो बहुत जल्दी वो शो करने लगता है कि उसमें बोरान कमी हो रही है। वर्टिकल मल्चिंग, वर्टिकल मल्चिंग का प्रयोग किस रूप में सॉरी का प्रयोग मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा में किया था, तो यह किया जाता है काली मृदा में। काफ़ी और काली मिट्टी वाली क्षेत्रों में वर्टिकल मल्चिंग की जाती है ताकि पानी गहराई तक जा सके और वाष्पीकरण कम हो सके। ठीक है, निश्चित में से कौन सा विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया है, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है, डी होगा, थोड़ा हिंदी गलत टाइप हो गया, डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया है। तो सबको पता है, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सीडोमोनास होता है, जब मिट्टी में हवा नहीं होती है ना तो सीडोमोनास और बैसिलस नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में बदल कर उड़ा देते हैं, और ये किसानों के लिए क्या होता है, नुकसानदेही होता है, क्योंकि नाइट्रोजन तुम्हारे खेत से खत्म हो रहा है। मृदा नमी नापने के लिए टेंसियोमीटर का प्रयोग किस दबाव सीमा तक सही है, देखो इसमें एक मतलब टिप याद रखना कि यह देखो 0 से 0.85 बार के लिए ही सही है। टेंसियोमीटर का जो तन होता है ना तनाव, वो कम, जैसे गीली मिट्टी हो गया, रेतीली मिट्टी पर के लिए ही काम करता है यह, लेकिन चिकनी मिट्टी और पूछे क्ले के लिए तो ये काम नहीं करता है, क्योंकि क्ले का जो टेंसियोमीटर टेंस होता है वह 0.8 से ज़्यादा होता है। तो इसका जो लिमिटेशन है वह आपकी गीली मिट्टी के लिए और आपका क्या बोलते हैं रेतीली मिट्टी के लिए, इन सब के लिए ठीक है, बट क्ले मिट्टी के लिए सही नहीं है, याद रखिएगा। किस सिंचाई विधि में फर्टिगेशन के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, फर्टिगेशन समझते हो ना, मतलब कि ड्रिप विधि में, जिसमें खाद को मझेर के डालते हैं, तो ड्रिप विधि में, याद रखना। जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है, ये क्वेश्चन याद होना चाहिए आप लोग को, लगभग 30%, तो एग्जैक्ट क्या हुआ 29.2%। ठीक है, अच्छा सल्फर की मात्रा कितनी होती है ये भी पूछ रहे तो 18.6%, दोनों याद रखना। भारत में CSSRI कहाँ स्थित है, करनाल में है, कहाँ स्थित है, करनाल में। ठीक है, CSSRI के फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल कहाँ है ना, पता है ना, हरियाणा में। पर्माकल्चर क्या होता है, पर्माकल्चर को स्थायी एग्रीकल्चर कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्थायी एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, यह बिल मोनिसन द्वारा, मतलब जो ये बिल मोनिसन थे, यह जो शब्द है पर्माकल्चर उनको दिया गया था, ऐसी किसी प्रणाली जो इकोलॉजी रूप से टिका हुआ। गुड़गांव प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गुड़गांव प्रोजेक्ट किसने दिया हुआ था बताइए,
तो ग्राम प्रोजेक्शन दिया था अल्बर्ट, अरे क्या बोलते हैं उनको भाई, एक मिनट, एफएल ग्राम प्रोजेक्शन एफएल ब्रायन साहब ने। अच्छा कब दिया था? 1920 में। इसको भी याद रखेंगे। चलिए अगला, आईसीआर के प्रथम डीजी कौन बने हुए थे? सबको पता है, बीपी पाल साहब बने हुए थे। ट्राइसेम का मेन काम क्या है? ट्राइसेम का मेन काम क्या है? ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार देना। बाजार में सिर्फ सिंगल बायर हो, ठीक है, सिंगल बायर हो और बेचने वाले बहुत हों, तो उसको क्या बोलेंगे? सोचो 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 सोचो। अगर सिंगल बायर हो और बेचने वाले बहुत हों तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? माइंड लगाओ। इसको क्या बोलेंगे? मोनोस्पोनी। क्या बोलेंगे? मोनोस्पोनी। ये मोनोपोली का एकदम अपोजिट होता है, ये भी याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन ये, किसमें कौन सी संपत्ति चल संपत्ति है, यानी वर्किंग कैपिटल है? बताओ, सोचो, बुद्धि लगाओ। वर्किंग कैपिटल। चलो इस क्वेश्चन को तुमको हम लोग छोड़ते हैं, मुझे बताना, ठीक है, आगे बताना। कुछ क्वेश्चन एक दो आप लोग भी छोड़े ना। अच्छा, ऑपरेशन ग्रीन का संबंध किन फसलों से है, ये भी बताओ। इसको भी आप लोग सर्च करना, क्योंकि आप लोग सुना नहीं होगा, तो थोड़ा सर्च करोगे तो मन बनेगा। इसको भी छोड़ते हैं। हाँ, यह बताओ, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? भेड़ का तो देखो, ओबी सीरीज होता है सीप का, ठीक है। कैप्रा हिरकस किसका होता है? गैलस डोमेस्टिकस होता है पोल्ट्री का, यानी कि तुम्हारे जो मुर्गी होती हैं, गैलस डोमेस्टिकस। कैप्रा हिरकस बकरी का, ओविसेरिस भेड़ का, बास इंडिकस जो होता है जो देसी गाय होती हैं, बास टारसस किसका होता है? जो विदेशी गाय होती है, जैसे एचएफ है, जर्सी है, ठीक है। चलो अगला बताओ, क्या है? गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? कितना होता है? 1.082 से 1.30 या 1.03 दूध तक भी कहीं कहीं मिल जाएगा आपको, ये होता है, ठीक है, अपेक्षित घनत्व। पश्मीना ऊन, पश्मीना ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? तो पश्मीना ऊन जो होता है वह चांगथागी बकरी से प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। ये कश्मीर में पाई जाती है और बहुत ही फेमस ये ऊन है। श्वेत गिडार किस फसल का, एक मिनट, व्हाइट ग्रब किस फसल का प्रमुख शत्रु कीट है? बताइए। तो सबको पता है, तो व्हाइट ग्रब का सबसे किसको नुकसान करता है? मूंगफली को। इसके अलावा देखो मक्का को, शुगर केन को, इनको भी नुकसान करता है, लेकिन इसको ज़्यादा नुकसान करता है। चलिए आगे देखते हैं। एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? आनंद में है। कहाँ है? आनंद, गुजरात में है, ठीक है। और आनंद में ही आपका जो सबसे ज़्यादा फेमस दूध अमूल, इसका भी हेडक्वार्टर है। ये गुजरात में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा। मुर्गी के अंडे का कवच किससे बना होता है? ठीक है, बताइए। जो मुर्गी का अंडा होता है उसका जो कवच बना होता है वो किसका बना होता है? तो इसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के जो अणु होते हैं वो मिलके बनाते हैं। अच्छा एक बात करना, जैसे अंडा है ना, तो छोटे छिद्र भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो अंदर के बाहरी गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ध्यान रखना इस बात का। किसका बना था? कैल्शियम कार्बोनेट का। हाँ, पशुओं में मिल्क फीवर किससे कमी से होता है? कैल्शियम कमी से, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सारस मेला का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, सारस मेला का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, ये जो सारस मेला होता है ये क्या करता है कि जो स्वयं सहायता ग्रुप है, गांव की कुछ कम्युनिटी हैं, उनको बढ़ाने के लिए इस मेला का आयोजन किया जाता है। तो इसका प्रमोट कौन करेगा? और गांव की बात करें तो कौन प्रमोट करेगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय, ठीक है। चलो एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी भैंस की नस्ल है जो हैवी ब्रीड है? ठीक है, तो वह जाफराबादी। इसको छोटा हाथी भी बोलते हैं। इसको देखोगे तो बहुत भारी भरकम होती है, ठीक है। चलो अब आते हैं कंप्यूटर में, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक एक तरह से हम लोग एग्रीकल्चर में है। क्या है? कंप्यूटर किस पीढ़ी से ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था? द्वितीय पीढ़ी से हुआ था, ठीक है। इसका सन पूछ लेता कभी कभी है,
1956 से लेके 1963 के बीच में रहेगा। अच्छा, आईसी कब आया था? आईसी पूछ ले तो कब आएगा? तीसरी पीढ़ी में आया था, सब बताता भी हूँ। प्रथम पीढ़ी में क्या था आपका? वैक्यूम ट्यूब था। सेकंड में क्या था? ट्रांजिस्टर था। थर्ड में क्या था? आईसी था। फोर्थ में उसी का ही लेटेस्ट, आईसी का लेटेस्ट हो गया था, और कुछ नहीं। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। और 4 बीट मिला के क्या बनता है? एक निबल बनता है। ये भी याद रखना आप लोग, ये नहीं कि निबल को भूल जाओ। 4 बीट बना के मिला के एक निबल बनता है। एक बाइट मिला के क्या बनता है? 8 बीट बनता है। यहाँ क्या क्वेश्चन किया है? एक बाइट, एक बाइट में कितना होता है? 8 बीट होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एच टी पी, उसके बाद एस लगा होता है। तो यहाँ पर एस का क्या मतलब होता है? यहाँ पर एस का मतलब होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर। पहले एच टी पी था, ठीक है। अब क्या करते हैं? एच टी पी का अच्छा फुल फॉर्म भी याद रखना। एच टी पी जो होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये भी याद रखो। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब हम लोग एस जोड़ दिया तो सिक्योर हो गया। सिक्योर का मतलब ये डाटा कैसा है आपका? इंक्रिप्ट है। अच्छा, इंक्रिप्ट अगर इंड टू इंड आपने कभी देखा है? व्हाट्सएप आप ओपन करिए, अपना पूरा चैट हिस्ट्री डिलीट करिए, तो सबसे ऊपर लिखा रहता है इंड टू इंड इंक्रिप्शन। लिखा होता है नहीं लिखा होता है? इसका मतलब होता है कि आपने जैसे ही मैसेज किया ना, तो उसके बाद ABCD क ख ब ब पता नहीं क्या क्या लिख के मैसेज आ जाता है। फिर जिसके मोबाइल पे जाता है उसके जगह पे उसका आपने जो मैसेज लिखा है वही देख सकता है। बीच में कोई आदमी आपका मैसेज देख ही नहीं सकता कि आपने क्या मैसेज किया व्हाट्सएप में। इसे बोलते हैं इंड टू इंड इंक्रिप्शन, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? चलिए, इसका भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी है, लेकिन जो अगर कंप्यूटर से दूर है उसके लिए टफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो कौन नहीं है? नॉर्टन है ही, मैकफ्री है ही, क्यूक्विल है ही, ऑरकल नहीं है। अच्छा, ऑरकल क्या है? यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये एंटीवायरस नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों के तीनों एंटीवायरस है। चलो, पाइथन क्या है? पाइथन क्या है? पाइथन का क्या उपयोग होता है? देखो, पाइथन एक प्रकार का लैंग्वेज है। क्या है? एक प्रकार का लैंग्वेज है। कंप्यूटर की बहुत सारी लैंग्वेज है। सी है, C++ है, पाइथन है, पाइचैम्प जिसमें रन कराते हैं, जावा है, बहुत सारी लैंग्वेज हैं, बहुत ही सारे लैंग्वेज हैं। तो पाइथन कैसा लैंग्वेज है पूछे तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। कोडिंग करना है, कोडिंग तो मतलब सब लैंग्वेज से करते हैं। मतलब मान लो आप गेम बनाना है, कोई आपको वेबसाइट बनानी है, कुछ भी करना है जो थोड़ा प्रोफेशनल काम करना है, पाइथन के बिना आप नहीं कर पाओगे। पाइथन सिंपल भी होता है। कुछ लोग तो कहता है सी और C++ सीखने से अच्छा आप पाइथन सीख लो। जिसको कंप्यूटर नहीं पता उसके लिए अलग या थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन पाइथन बहुत सिंपल होता है, उसके द्वारा बहुत कुछ कर सकते हो। MS वर्ड में कंट्रोल जेड का क्या काम होता है? अंडो। क्या काम होता है? अंडो। और कंट्रोल वाई क्या काम होता है? कंट्रोल प्लस वाई अगर करो तो क्या होता है? रेंडो। क्या होता है? रेंडो। चलो, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस। क्या होता है? वायरलेस फाइंड फिडेलिटी। क्या होता है? देखो कितना इसमें कंफ्यूजिंग है। वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फाइंड, वायर्ड फिडेलिटी और वायरलेस फिक्स। ठीक है, कितना कंफ्यूजन था ना चारों में, ध्यान से पढ़ना। तो ये क्या है? क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी होता है, फिडेलिटी। ये वायरलेस नेटवर्किंग का मतलब होता है। लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है लैन, एक होता है वैन, एक होता है मैन, ठीक है। ये सब अलग अलग होता है, ध्यान रखना। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ध्यान रख, सब अलग अलग होता है। लैन का मतलब होता है जैसे एक बिल्डिंग है, इसके अंदर की जितनी नेटवर्क है एक नेटवर्क में जोड़ना, इसे बोलते हैं लैन। वैन का मतलब बहुत बड़े एरिया में। मैन का मतलब कोई छोटा सा टाउन के एरिया में। निम्नलिखित में कौन सा सर्च इंजन है? ठीक है, कौन सा सर्च इंजन है? तो गूगल। कौन सा नहीं है? सॉरी, कौन सा नहीं है? हम भी कर रहे हैं, सब तो सर्च इंजन लग रहा है यार। गूगल है, गूगल का है, बिंग भी है, याहू भी है। फायरफॉक्स क्या होता है? एक प्रकार का सिक्योरिटी सिस्टम होता है। ये आपका जो ट्रैफिक होता है इंटरनेट का है उसको मैनेज करता है, ठीक है, वायरलेस टेक्निक को मैनेज करता है। बिंग पता है ना, बिंग किसका है? बिंग देखो माइक्रोसॉफ्ट का है। गूगल गूगल का ही है, जानते ही हो, मेटा कंपनी। एक्सेल में सक्रिय सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है? ठीक है, एक्सेल में सक्रिय सेल का एड्रेस कहाँ दिखाता है? तो फार्मूला बार में नहीं, स्टेटस बार में नहीं, नेम बॉक्स में।
कहाँ दिखाता है? नेम बॉक्स में। एआई में डीप लर्निंग किस पर आधारित है? एआई में डीप लर्निंग किस पर आधारित है? बेसिक कोडिंग पे नहीं, हार्ड डिस्क ड्राइव पे नहीं, लॉजिक गेट पे नहीं, न्यूरल नेटवर्क पे। सही है। देखो न्यूरल का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग के माइंड में जो नसें होती है उसे क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। तो उसी जगह से यार वर्ड लिया गया है। और एआई क्या करता है? हम लोग के माइंड से काम करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? न्यूरल नेटवर्क। ध्यान रखना। कैप्चा कोड का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? क्या पूछा है? कैप्चा कोड का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? सोचो। पासवर्ड बदलने में? नहीं, कैप्चा कोड का प्रयोग नहीं होता है। यह जांचने के लिए कि उपयोगकर्ता मानव है रोबोट है, यह हो सकता है। वायरस हटाने के लिए? नहीं, यह भी नहीं। इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए? तो बिल्कुल कतई नहीं। तो यही होगा, आंसर सही है। कैप्चा। अच्छा, कैप्चा की फुल फॉर्म बता दूं? बड़ा ही कम लोग बताते होंगे। कैप्चा की फुल फॉर्म देखो होता है, सीस होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट। समझ रहे हो मेरी बात? कंप्लीटली, फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोलता हूँ, एक मिनट। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट हो गया टू कंप्यूटर हार्डवेयर ए पार्ट। सही है, ये होता है, याद रखना। फिर से दोहराता हूँ, एक बार फिर से अगर लिखना हो तो लिख लो। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन ए पार्ट, ये होता है कैप्चा फुल फॉर्म। ईमेल पते में डोमेन नेम का उदाहरण कौन सा है? ईमेल में देखो डोमेन अलग अलग होता है। तो डोमेन क्या होता है? @ के बाद वाला जो हिस्सा होता है ना उसे डोमेन नेम बोलते हैं। समझे? जो @ के बाद का हिस्सा, जैसे मान के चलो, मान लो जैसे मेरा है एग्री सत्यम सर @gmail.com, @gmail.com। तो @ के बाद जो नाम लिखा होता है ना वही होता है जीमेल, ईमेल। ठीक है, तो वही होता है आपका डोमेन नेम। कहाँ तक हो गया? 78 हो गया ना हम लोग का? 79। कीबोर्ड पे F1 से F12 तक की कुंजी को क्या कहते हैं? फंक्शन कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शन कुंजी कहते हैं। भारत का अपना सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम कौन सा है? वह है नेविक। क्या है? वह है नेविक। बाकी भी जान लो। जीपीएस जो अमेरिका का है, ग्लास्को जो है आपका रसिया का है, नाविक जो है इंडिया का है, और गैलीलियो जो है वहाँ का, यूरोप का है। समझते हो ना? नेविगेशन सिस्टम समझते हो ना? जैसे जीपीएस खोलोगे तो तुमको रास्ता दिखाता है ना कैसे कैसे जाना है। तो नाविक भी वही काम करता है। नाविक क्या करता है? इंडिया और इंडिया के आसपास के क्षेत्रों को दिखाने के लिए काम करता है, पूरे वर्ल्ड में नहीं दिखता है। पूरे वर्ल्ड में अभी भी कोई देश देख पाता है तो वह है जीपीएस। पूरे वर्ल्ड का मैप तुम देख सकते हो जीपीएस से हो। और तुम्हारा जो नाविक है वो इंडिया और इंडिया के आसपास के 1500 किलोमीटर एरिया को देखने के लिए बनाया गया है। ये बहुत अच्छा है इंडियन नेवी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए। चलो, एक क्लास का तो 2 पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट करते हैं, वह है आपका यूपी स्पेशल। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पठारी जनजाति का निवास स्थान माना जाता है जहाँ यूरेनियम के भंडार भी मिलते हैं? तो यूरेनियम भंडार के लिए कौन सा फेमस जगह है? यह नहीं समझ में आ रहा है? पठारी जनजाति, यूरेनियम तो पता होगा ना? ललितपुर। ललितपुर याद है? छोटा सा चुंडी जैसा जो चुंगा आपका टंगा हुआ है, 4-10 एमपी के है, ललितपुर। ठीक है, तो ललितपुर जिले में यूरेनियम और तांबा का क्या है? जम के भंडार भी है, और यहाँ पठारी जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। चलो अगला। कुंभ मेला में उत्तर प्रदेश की किन नदियों के संगम पे लगाया जाता है? ये तो भाई पता ही होगा, गंगा यमुना और सरस्वती के आसपास लगाया। सॉरी, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पे लगाया जाता है। क्लासेस कराना यार, मैराथन पीडीएफ पीपीटी सब कुछ मैनेज करना ना थोड़ा हैवी पड़ जा रहा है। कोई नहीं, आप लोग का साथ रहेगा, प्यार रहेगा तो सब कुछ हो जाएगा। आप लोग साथ बनाए रहिए अपना। ठीक है, अगला क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? ये आपका है रायबरेली में। ठीक है, ये आपका कहाँ है? रायबरेली में। और रेल का कोच फैक्ट्री है, यहाँ पर क्या है? यहाँ कोच फैक्ट्री है। लेकिन रेल का इंजन बनाने की बात करेगा तो वह है डीएलडब्ल्यू। डीएलडब्ल्यू मत मार देना हमारे मालिक, डीएलडब्ल्यू में इंजन बनता है, समझे? इंजन बनता है। और जो रेल यहाँ है तुम्हारा रायबरेली, यहाँ कोच बनता है, मतलब जिसमें बैठ के जाते हो उसे कोच बोलते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? 2011 के अनुसार वो था महोबा।
कहाँ है भाई, यहाँ पर महोबा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वो भैया पास हुआ था 1947। कहाँ पर लिखा, ऊपर 1947। संयुक्त, देखो क्या था कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 पास हुआ था, ठीक है। इसका हस्ताक्षर जो हुआ था 7 दिसंबर 1947 के आसपास हुआ था, यही सही है। तो पंचायत 1949 से काम करने लगी थी, लेकिन यहाँ क्या पूछा है, पारित कब हुआ था? तो पारित तो देखो हुआ था 1947 में, लेकिन पूछे कि काम कब से करना शुरू की पंचायतें, तो 1949 में। अब दोनों क्वेश्चन का अंतर याद रखना। उत्तर प्रदेश पान के लिए, तो पान के लिए महोबा फेमस है, और महोबा के बाद दूसरा नंबर पर चित्रकूट आता है। एक बात और याद रखना, पान अनुसंधान केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र महोबा में है। पान का जीआई टैग जो है वो भी महोबा में है। पान का जो ओपीडी है, ओपीओडी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वह भी ओडीओपी है, उल्टा लिख दिया मैं, ये है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, यह भी महोबा को ही मिला हुआ है। पान को लेके कोई क्वेश्चन पूछे तो तुक्का मार देना, महोबा सही ही हो जाएगा, बस इतना कहूँगा। हाँ, ओडीओपी के बारे में आ गया ना। तो गुड़ कहाँ का फेमस है? तो गुड़, हींग, कालीन और क्या है, सुराही। तो कहाँ फेमस है? देखो गुड़ तो अयोध्या फेमस है, अयोध्या, हाँ यहाँ पर है। मुजफ्फरनगर अब उस पहले उसका नाम था, अब अयोध्या कर दिया गया। तो गुड़ कहाँ का है? अयोध्या का है। हींग कहाँ का है? हाथरस का है। कहाँ हाथरस है? यहाँ पर है। देखो कालीन कहाँ का है? भदोही और मिर्जापुर का है। और तुम्हारा क्या बचा? सुराही। सुराही जो है देखो रामपुर का है, रामपुर दिया है। रामपुर निजामाबाद, ठीक है, निजामाबाद रामपुर एक ही नाम है। तो निजामाबाद में इसका होता है। और रामपुर का चाकू भी फेमस है, एक बात ये भी याद रखना, रामपुर का चाकू भी फेमस है। इस हिसाब से कौन भी कल से बैठा मैच कराओ, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बखीरा पश्चिम बिहार को हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया, किस जिला में है? बखीरा बहुत फेमस है, संत कबीर नगर, कहाँ गया संत कबीर, यही है, ठीक है, संत कबीर नगर में है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, सबको पता है। देखो यह जो है ना, यह नहर मुगल काल में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। फिर अंग्रेजों ने 1830 में इसमें थोड़ा सुधार किया, मरम्मत किया, और सबसे बड़ी नहर पूछेगा तो वह है शारदा। तो क्या कंफ्यूज मत होना, फिर दोनों बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ी नहर है शारदा, लेकिन क्वेश्चन पूछे सबसे पुरानी नहर, तो देखो यमुना है। यमुना नहर को मुगल काल में शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, फिर अंग्रेजों ने इसकी मरम्मत करवाई और 1830 करीब है, और उसके बाद से यह अच्छी कार्य में हो गई है। तो पूर्वी यमुना नहर जो है सबसे पुरानी नहर है। सबसे बड़ी नहर यूपी कौन है? शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव 2023 में आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया? सबको पता है कि अगर महोत्सव जो बड़ा बड़ा होता है ना, जो फेमस होता है, वो लगभग राजधानी में किया दिया, तो कहाँ होगा? लखनऊ में हुआ, ठीक है। और आम महोत्सव अवध शिल्पग्राम लखनऊ में सब आयोजित किया गया था, दोनों याद रखना। एक अवध शिल्पग्राम भी आयोजित किया गया था, तो वो लखनऊ में था। अवध समझ के वहाँ आपके अयोध्या मत मार देना। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो उसका उनका संबंध बनारस घराना, कहाँ भाई? यहाँ पर है, ठीक है। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है बनारस घराना से। एक बात याद रखना, इनको ठुमरी क्वीन भी कहते थे, ठीक है। गिरिजा देवी को ठुमरी क्वीन, क्वीन मतलब ठुमरी की रानी कहते थे। और इनको पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, एक पद्म पद्म भूषण भी होता है। एक पद्म भूषण होता है और एक पद्म विभूषण होता है, तो इनको पद्म विभूषण मिला था, इसके लिए अंतर याद रखना। उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद काउंसिल का गठन कब किया गया था? थोड़ा सा यह टिपिकल क्वेश्चन है, याद करने वाला है, याद कर लेना। 1975 में किया गया था, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रचार के लिए 1975 में इसका स्थापना किया गया था। सुराहा ताल पश्चिम बिहार, सुराहा ताल कहाँ है? बलिया में, कहाँ है बलिया? यहाँ पर। अब इसका नाम बदल के लोकनायक लोकनायक पश्चिम बिहार कर दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में अनावनिका गली या पर्दन के लिए सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? देखो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो मतलब परेशान जगह है वो इटावा। इटावा कहाँ पड़ता है? चंबल घाटी के पास पड़ता है। तो चंबल का जो बीहड़ है, बीहड़ समझते हो? रेबिन्स, जो कि जैसे मान लो अंडुलेटेड जमीन हो, यहाँ पेड़ हो जाए, और ये पेड़ इसको ऐसे पूरा छान कर ले, ठीक है, ऐसे पूरा छान कर ले, तो जो तुम्हारा यह अंदर का बैठने का जगह हो जाएगा ना, ये इसे बीहड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीहड़ बोलते हैं। तो ऊपर से पेड़ है, नीचे आराम से आदमी बैठा हुआ है, तो ऊपर से कोई देख नहीं सकता, इसलिए चंबल के डाकू इसी बीहड़ में छिप जाते थे, उन्हें कोई देख नहीं पाता था, और फिर बीहड़ में से क्या निकलते थे, चोरी डाकू करते थे, फिर आके ले जाते थे। भाई बहुत बड़ा इलाका है, ये मतलब कि छोटा सा इलाका है तो कहाँ बच गए, ऐसे समझो तुम। यूपी का इटावा,
एमपी और राजस्थान की इलाका ले कितना बड़ा चंबल घाटी है। अनहेरा छोटे से जगह नहीं है, इतना बड़ा है चंबल घाटी। चंबल के डाकुओं ने राज किया इस एरिया पे भाई, बहुत बहुत कहानियां इस पर है, कितना बताऊं मैं। चलो आगे देखते हैं। तो अगर ये पूछा क्वेश्चन है ना कि उत्तर प्रदेश से अनालिका अपवर्तन के लिए प्रभावी जिला कौन सा है, तो इटावा है, चंबल का घाटी जो बताया आपने हमको। अगला है नरोरा ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, ठीक है। क्या कह रहा है, नरोरा ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है, बुलंदशहर में। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन नाम से है, यह गंगा नदी किनारे है, याद रखना। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहता है, भाई बहुत शानदार क्वेश्चन है। कानपुर कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ वस्त्र उद्योग जो है वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उसका नाम रखा गया था मैनचेस्टर। शाकंभरी देवी का मेला कहाँ लगता है, मेला से क्वेश्चन आ जाता है इसीलिए लगा दिए हैं। तो मेला कहाँ लगता है, सहारनपुर में लगता है, याद रखिएगा। यहाँ पर ना एक शाकंभरी देवी जी का मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, तो इसी मंदिर पे मंदिर के चारों तरफ मेला लगता है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है शाकंभरी देवी का मेला। तो ये कहाँ पड़ता है, सहारनपुर पड़ता है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना संबंध क्या है, परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग, ठीक है। इसमें आईएएस, पीसीएस, नीट, जेई के जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए इसमें फ्री में पढ़ाया जाता है। बड़े बड़े टीचर्स आते हैं, वो पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। इसका एक टेस्ट होता है, वो पास करेंगे आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 99 हम लोग क्या है, बुक्सा जनजाति क्या है, बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश किस जिला में है, तो बक्स से बुक्सा और बक्स से ब से क्या हो जाएगा, बिजनौर, क्या हो जाएगा, बिजनौर। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। एक बात ध्यान रखना, मैं यहाँ लिख दिया हूँ, यह क्वेश्चन जब एग्जाम होगा तो बदल सकता है, तो इसको आप अपने हिसाब से अभी देख लेना जो हो, लेकिन याद रखना कि यह क्वेश्चन समय अनुसार बदल जाएगा। यह 2 और आंसर से कट गया है, तो इसको भी मतलब बताता हूँ। जो अभी वर्तमान में हम लोग के हैं वो है शशि प्रकाश गोयल है, ठीक है। यह तुम्हारे 1989 के आईएएस के बैच हैं। अभी इनका नीचे था ऑप्शन, वो ऑप्शन कट गया है। तो कौन है, शशि प्रकाश गोयल जी हैं। कौन है, शशि प्रकाश गोयल जी हैं। इस समय अपने यूपी के चीफ सेक्रेटरी हैं, ओके, जिसे मुख्य सचिव बोलते हैं। ध्यान रखना कि यह वर्तमान में होना और बाद में होने में अंतर होता है। इससे पहले देखो दुर्गा शंकर मिश्र थे, अभी शशि प्रकाश गोयल जी हैं। उसके बाद उसका एग्जाम उसमें कोई और आ जाए तो एग्जाम के समय इसको देख लेना। उम्मीद है कि आप लोग को एक ही घंटा में हमने एक मैराथन करा दिया, से 1 घंटा क्या 1.5 घंटा लग जाता है, लेकिन क्वेश्चन आज बहुत सरल था, तो थोड़ा जल्दी कराया है। तो क्वेश्चन सरल होने का मतलब ये नहीं कि क्यूज सरल है, ये होता है कि थोड़ा आपकी स्पीड बने और एक टारगेट लेके चलो कि अच्छे से अच्छे मार्क्स करो, ठीक है। और कोशिश करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, टेलीग्राम ज्वाइन करो। बता दिए हैं कि टेलीग्राम पे जो आपका है डेली आपके सुबह आपके करंट अफेयर्स, उसके बाद क्यू जाता है, फिर क्यू जाता है, फिर क्यू जाता है। मतलब सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स आता है, उसके बाद तुम्हारा 9 बजे के टाइम तुम्हें क्यूज मिलता है जो पूरा एग्रीकल्चर के 16 टॉपिक से आता है। उसके बाद तुम्हें क्यूज मिलता है 2 बजे नेवरा सुंडा की बुक से आता है। उसके बाद तुम्हें शाम को 5 क्यूज मिलता है, वो आता है अरुण कत्यासा की बुक से आता है। इतना तुम्हें रोज मिलता है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करो ताकि तुमको क्यूज जरूर मिलता रहे। धन्यवाद। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और फ्री में इतना कुछ मिल रहा है तो थोड़ा हम लोग का भी साथ दो। धन्यवाद।